ओके सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10+2 क्लास फिजिक्स का यूनिट नंबर 8 का लेक्चर नंबर 8.6 कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हम लोग कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। जैसे पहली टर्म हमारे पास आती है एक्साइटेशन। सो एक्साइटेशन क्या होता है, देखिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। किसी एटम के इलेक्ट्रॉन के द्वारा एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, राइट। जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो वो प्रोसेस जो है वो एक्साइटेशन कहलाती है। अब इसका एनर्जी एब्जॉर्ब करने से क्या होता है, एज ए रिजल्ट विच इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम गोज फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू द हायर एनर्जी स्टेट। आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद एटम के अंदर लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है, राइट। बात समझ आ रही है? देखिए क्या है, जैसे लेट अस सपोज दैट ये हमारे पास कोई एक एटम का न्यूक्लियस आ गया पॉजिटिवली चार्ज्ड, और ये इसके फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, इस तरह से ये इसके ऑर्बिट हैं। ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट एंड फाइव ऑर्बिट, ठीक है। अब कोई इलेक्ट्रॉन लेटर से यहाँ पर किसी सेकंड ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है और उसे यहाँ से जंप करके थर्ड फोर्थ ऑर्बिट में आना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट करना है और जंप करना है सेकंड ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में, ठीक है। तो फोर्थ ऑर्बिट का एनर्जी जो है वो E4 है मान लीजिए, और सेकंड का जो एनर्जी है वो E2 है। तो उसे कितना, उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस क्या हो गया, E4 माइनस E2। कुछ एनर्जी यहाँ पर रिक्वायर होगी उसको, ठीक है, क्योंकि जितना हायर ऑर्बिट होता है उतनी ही उसकी ज़्यादा एनर्जी होती है। दैट मीन्स फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी सेकंड से ज़्यादा है। अब नीचे से इलेक्ट्रॉन को ऊपर जंप करना है, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाना है, तो उसे लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाना है, जिसके लिए उसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। उसको एनर्जी एक्सटर्नल सप्लाई की जाती है। कहाँ से आती है, वो एक सेपरेट मैटर है, लेकिन उसको एनर्जी दी जाएगी और वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लोअर स्टेट से हायर स्टेट में चला जाएगा। अब एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब करेगा, जितना दो स्टेट्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस होगा। जैसे उसे सेकंड से फोर्थ में जाना है तो फोर्थ और सेकंड का एनर्जी डिफरेंस कितना है, उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो फोर्थ में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग एक्साइटेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज द एक्साइटेशन। अब जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है और फर्स्ट से उसे लेटर से दैट फिफ्थ ऑर्बिट में आना है, तो उसे कितनी एनर्जी चाहिए, उसे एनर्जी चाहिए होगी एनर्जी ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट, ठीक, सॉरी, एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, राइट। जिस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर के लिए, उसे हम लोग उसकी ग्राउंड स्टेट या लोअर एनर्जी स्टेट भी क्या देते हैं, और जो अदर्स ऑर्बिट में जहां वो चला जाता है अपर स्टेट्स में, उन्हें हम उसकी एक्साइटेड स्टेट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये टर्म्स भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। अब इसके बाद ओके, सो नेक्स्ट टर्म आती है बच्चों, यहाँ पर टर्म नंबर 2 आप पढ़ेंगे एक्साइटेशन एनर्जी। तो फर्स्ट डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी लोअर ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में, जिसे कि हम लोग एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, लोअर से अपर में जंप करता है, तो उसको एक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, रिक्वायर्ड सम एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी चाहिए होती है,
ठीक है। तो जितनी उसको एनर्जी चाहिए होती है किसी ग्राउंड स्टेट या लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाने के लिए, जितनी उसको एनर्जी चाहिए कि वो किसी लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जा सके, उस एनर्जी को एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा एब्जॉर्ब की गई एनर्जी, किस लिए, टू जंप फ्रॉम ग्राउंड स्टेट और लोअर एनर्जी स्टेट to higher energy state or excited state is called excitation energy। ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में जाने के लिए जितनी उसको एनर्जी चाहिए या जितनी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, वो एब्जॉर्ब उतनी ही करेगा जितनी उसको रिक्वायर्ड होगी। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, एनर्जी रिक्वायर्ड और एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट, जो ग्राउंड स्टेट भी हो सकती है उसकी, टू द हायर एनर्जी स्टेट, जिसे हम एक्साइटेड स्टेट भी कहेंगे। तो उस एनर्जी को हम लोग एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ एक्साइटेशन एनर्जी कैलकुलेट करते हैं हाइड्रोजन एटम के केस में। देखिए कैसे, देखिए पहले हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट है, सबसे नीचे E1 होती है जिसे हम इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट कहेंगे हाइड्रोजन एटम के केस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां पर फर्स्ट ऑर्बिट में रहता है। ठीक है, तो वो एनर्जी हमने कैलकुलेट की हुई है, तो वो आपको पता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। अब यहाँ से जो सेकेंड ऑर्बिट आता है हाइड्रोजन एटम के केस में, उसकी जो एनर्जी है बच्चों वो आती है आपकी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो थर्ड ऑर्बिट आता है उसकी जो एनर्जी होती है वो आती है आपके पास -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से जो आपका फोर्थ ऑर्बिट है हाइड्रोजन एटम में, उसकी जो एनर्जी है वो 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और इस प्रकार आप उसकी 5 भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आप जहां तक जाना चाहें जा सकते हैं। 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। और ऐसे अगर आप चलते जाएं तो लास्ट ऑर्बिट जो हम लेते हैं इन्फिनाइट ऑर्बिट, जो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है, उसकी एनर्जी हमारी 0 आ जाती है। तो जैसे जैसे आप ऑर्बिट हायर होता जाएगा उसकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज करती जाएगी। नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं तो नेगेटिव की छोटी वैल्यू बड़ी होती है, तो ऊपर को जो एनर्जी है हायर ऑर्बिट्स में वो डिक्रीज करती जाएगी। बोलने का मतलब आप ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि E1 is less than E2 is less than E3 is less than E4 and so on। मतलब जितना बड़ा ऑर्बिट होता जाएगा उसकी एनर्जी उतनी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो ये जो E1 है इसे हम लोग ग्राउंड स्टेट क्या देते हैं, दिस इज द ग्राउंड स्टेट। ये आपके इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट हो जाएगी। क्या है ये है बच्चों आपकी ग्राउंड स्टेट। अब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से E2 में जाता है, तो जो E2 है आपकी वो आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी, दैट इज अ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। पहली एक्साइटेड स्टेट कहा जाएगा हाइड्रोजन एटम के केस में। जो E3 है उसे हम लोग बच्चों सेकंड एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। जो E4 है उसे हम लोग थर्ड एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। और जो E5 है उसे हम लोग फोर्थ एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होगा तो वो इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, कौन सी स्टेट है वो इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट। अब फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड में जाएगा तो सेकंड ऑर्बिट को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। पहला आया वो ग्राउंड स्टेट के बाद फर्स्ट, उससे ऊपर एक और ऊपर चला जाता है तो वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट कहलाएगी। उससे ऊपर चला जाएगा तो दैट विल बी नोन एज थर्ड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। राइट, नाउ लेट अस सपोज दैट कोई इलेक्ट्रॉन अब हमारा फर्स्ट स्टेट से सेकंड स्टेट में जाता है। हम मान लेते हैं कि लेट इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम ground state
टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए जाता है। बोलने का मतलब ग्राउंड स्टेट E1 है और वो E1 से E2 में जंप करता है, तो उसके लिए जो एक्साइटेशन एनर्जी होगी वो कितनी होगी? एक्साइटेशन एनर्जी होगी उसकी एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट मींस एक्साइटेड स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो E2 कितना है? फाइनल स्टेट की एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस E1 ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये उसकी E1 बोल सकते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को चाहिए होगी। राइट, दिल्ली लिख दीजिए, दिस इज द फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी और एनर्जी रिक्वायर्ड टू जंप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अब इसी में मैं सेकंड का भी बता देता हूं आपको कि लेट इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द सेकंड स्टेट। अब अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जाता है, मतलब अब वो E1 से आपका इलेक्ट्रॉन E3 में जंप करता है, ये है सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो E1 से जंप करता है और कहाँ के लिए? E3 के लिए। तो उसके लिए जो एनर्जी अब रिक्वायर्ड होगी, E2 लिख दिया हमने यहाँ पे, दिल्ली टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी कितनी होगी? तो वो हो जाएगी आपकी, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कौन सी स्टेट है? E3 है, तो एनर्जी ऑफ E3 माइनस एनर्जी ऑफ E1। ठीक है, तो E3 का एनर्जी यहाँ पे E1, E3 माइनस E1, यहाँ पे आप लोग E3 का एनर्जी लगा दीजिए। E3 की एनर्जी होती है -1.51 और इसको जब आप माइनस करेंगे, E1 तो उतनी रहेगी आपकी ग्राउंड स्टेट की, तो इसको जब आप माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, पहली बार ऊपर जा रहा है, तो उसके लिए जो एनर्जी है वो हमको चाहिए थी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए थी 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सेकेंड स्टेट में जाने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो इस तरह से जितना इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना होगा उतनी ज्यादा उसे एनर्जी यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, इसी तरह से आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी भी कर सकते हैं। बुक में से इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के सभी एक्साइटेशन स्टेट की एनर्जी कैलकुलेट कीजिए। कोई डाउट आता है तो आप मुझे पूछिए। ओके, लेट अस डू द नेक्स्ट टर्म नाउ। ओके, सो नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट डेफिनेशन इज और स्टेटमेंट इज अबाउट एक्साइटेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको यहाँ पर दो चीजें बताऊंगा बच्चों कि अभी हमने क्या पढ़ा। फर्स्ट टर्म हमने पढ़ी एक्साइटेशन, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी एब्जॉर्ब करके लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो उस प्रोसेस को एक्साइटेशन कहते हैं, और उस प्रोसेस के लिए जितनी एनर्जी वो रिक्वायर्ड करता है, एब्जॉर्ब करता है, उस एनर्जी को हम लोग एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को वो एनर्जी देने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन को किसी पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक्सिलरेट करवाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक ट्यूब है और ये दो पॉइंट है हमारे पास, बैटरी के साथ कनेक्टेड एनोड्स बोल सकते हैं आप इनको। ठीक है, एनोड एंड कैथोड। तो ये मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, और यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉन है। तो जितना ज्यादा इन पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बन जाएगा, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड बन जाएगा। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है
वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या होगा, एक्सीलरेट होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा यहाँ पर आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के ऊपर वर्क डन किया जाएगा और वो उस ट्यूब में एक्सीलरेट करेगा। तो सेम प्रोसेस आपका एटम में इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने में किया जाता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो इलेक्ट्रॉन पर वर्क करेगा जो कि होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज, तो वो यहाँ पर इसकी क्या बन जाती है, इसकी वो एनर्जी बन जाती है। कौन सी, काइनेटिक एनर्जी बन जाती है, वर्क डन बाय द पोटेंशियल ऑन द चार्ज। ठीक है, तो वो जो वर्क डन है वो EV हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज E होता है, पोटेंशियल हमने V लगाया। तो दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन जब किसी पोटेंशियल डिफरेंस V से एक्सीलरेट होता है V के अंदर, तो उसमें एनर्जी कितनी स्टोर होती है, उसमें एनर्जी EV बन जाती है। ठीक है, तो हमें जो यहाँ पर एक्साइटेशन एनर्जी चाहिए होती है उतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देने के लिए जितने पोटेंशियल डिफरेंस के से हमें उसे एक्सीलरेट करना पड़ता है। ठीक है, जितना हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होगा उसको एक्साइटेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी देने के लिए उस एक्साइटेशन पोटेंशियल को हम लोग उसे हम एक्साइटेशन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज इट्स डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम must be accelerated so that it may go from the ground state to the excited state is called excitation potential। very simple, excitation energy देने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन को किसी एक पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू हमें एक्सीलरेट करवाना पड़ेगा। तो जो हम जिस पोटेंशियल डिफरेंस में से हम उसे एक्सीलरेट करवाएंगे या अप्लाई करेंगे, दैट पोटेंशियल इज नोन एज द एक्साइटेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। जैसे हमने देखा कि फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी जो है वो आपके पास आती है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कितनी आती है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन को जो हम एनर्जी दे रहे हैं उसका फॉर्मूला है E इंटू वी। कितना है, E इंटू वी। तो अगर हम यहाँ पर अगर अपने इलेक्ट्रॉन को हम 10.2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें तो उस पर कितनी एनर्जी आ जाएगी, उसमें एनर्जी आ जाएगी E इंटू 10.2 वोल्ट। E का वैल्यू हमने वही रखा, तो ये बन जाएगी आपके पास 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में जाने के लिए हमें 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए और इतनी एनर्जी देने के लिए हमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, 10.2 वोल्ट का। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, जितनी एनर्जी चाहिए होती, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनर्जी एंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दोनों हमारी सेम आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट में जाने के लिए हमने एनर्जी कैलकुलेट की थी, डेल E2 हमें चाहिए थी 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होगा वो कितना चाहिए होगा, वो चाहिए होगा 12.09 वोल्ट का। इतना पोटेंशियल डिफरेंस से जब हम इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करेंगे तो उसकी एनर्जी बन जाएगी 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट का जो एक्साइटेशन पोटेंशियल है वो कितना होगा, वो 12.09 वोल्ट होगा। ओके, सो सेकेंड नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है बच्चों आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन क्या होती है, बहुत सिंपल है, समझा देता हूं आपको। जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को किसी एटम से कंप्लीटली डिटैच कर देते हैं, डिटैच या नॉक आउट कर देते हैं, किसको, इलेक्ट्रॉन को। when electron is detached or knocked out from the atom, so this process is known as the ionization। इसका मीनिंग ये है कि ये मान लीजिए न्यूक्लियस है और ये इसके ऑर्बिट्स हैं, ऐसे ऑर्बिट बढ़ते जाएंगे और ये कोई ऑर्बिट एक बहुत लार्ज डिस्टेंस पे ऑर्बिट चला जाता है जहां पर कि आपका न्यूक्लियस अगर और इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में प्रेजेंट है तो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगाता है। मीन्स ये न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स से फ्री है, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 0 है। तो इस ऑर्बिट का नंबर हम इन्फिनाइट दे देंगे। ठीक है, तो जब किसी इलेक्ट्रॉन को
न्यूक्लियस के चारों ओर से किसी ऐसे ऑर्बिट से निकालना है जहां पर इलेक्ट्रॉन उसे अट्रैक्ट कर रहा है, और कहाँ लेके चले जाना है, बाहर निकाल देना है ऐसे ऑर्बिट में जिसमें कि न्यूक्लियस उसको अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करेगा। मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के अंदर नहीं रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग आयोनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, टू कंप्लीटली डिटैच और नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम इज नोन एज द आयोनाइजेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई एटम है और यहाँ से हमने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज लेके बाहर हो जाएगा और जो आपके पास पीछे एटम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा, मतलब आपको एक पॉजिटिव आयन मिलेगा। वी विल हैव अ पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो एटम्स को पॉजिटिव आयन बनाने की जो प्रोसेस है उसे भी आप आयोनाइजेशन बोल सकते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी सिंपल हो गया बच्चों, इसमें लिखने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझाने की बड़ी बात नहीं है। एटम को आयोनाइज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए हमें वो आयोनाइजेशन होती है। ठीक है, तो आयोनाइज करने का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन आपका ग्राउंड स्टेट में कुछ एनर्जी के साथ यहाँ पर है, तो उसे हमने इन्फिनाइट एनर्जी स्टेट पे ले जाना है जहां पर एनर्जी आपके पास जीरो होती है। राइट, तो इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होगा, कितना एनर्जी डिफरेंस होगा, दैट इज डेल ई आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इन्फिनाइट एनर्जी स्टेट, दैट इज लास्ट एनर्जी स्टेट जहां पर इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, माइनस एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट, माइनस एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे हम हाइड्रोजन एटम की बात कर लें, तो हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी है वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इन्फिनाइट एनर्जी स्टेट चली जाएगी उसकी जीरो, हाईएस्ट एनर्जी स्टेट जीरो होगी सभी एटम्स की। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी वो हो जाएगी आपकी ई इन्फिनिटी माइनस एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट। तो लास्ट स्टेट की एनर्जी जीरो है आपके पास, माइनस माइनस E1 करेंगे, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आ जाएगी आपके पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी हाइड्रोजन एटम के लिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से आपके पास एक और लास्ट टर्म आ जाएगी आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत सिंपल है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सेलरेटेड टू गिव द एनर्जी इक्वल टू द आयनाइजेशन एनर्जी। इतनी एनर्जी देने के लिए, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी देने के लिए जितना पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर होगा उसे हम आयनाइजेशन पोटेंशियल कहेंगे। तो सेम ये आपका एक्साइटेशन पोटेंशियल की तरह ही है कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो आपका जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो आपका 13.6 वोल्ट होगा। ठीक है, तो यू कैन डू इट हियर, पढ़ सकते हैं आप इसको, बुक से क्लियर कर लीजिए, कुछ न्यूमेरिकल्स भी कीजिए, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। कहीं पे कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में लिखकर पूछिए, मैं आपके डाउट्स बिल्कुल क्लियर करूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बोहर सेकंड पोस्टुलेट की डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन है उसको हम लोग प्रूव करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस।